जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट, हम आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। हमारे बचे हुए 25 क्वेश्चन आज इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, जो टेस्ट पेपर है नर्सिंग असिस्टेंट का आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो बचे हुए क्वेश्चन है, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा वेटेज है इनका, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 26 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लड प्रेशर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ब्लड। तो किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है? तो स्टूडेंट, जब हमारा हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ द हार्ट, प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज नोन एज ब्लड प्रेशर। जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है, इस तरह से ये सिकुड़ेगा फिर फैलेगा, तो जब सिकुड़ेगा, सिकुड़ने की कंडीशन में ये क्या करेगा? धमनियों के ऊपर दबाव डालता है, जिसको ही क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। तो किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्टेड करेगा? दबाव डालेगा धमनियों पर, आर्टरीज पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के विष दंत यानी कि पॉइजनस फेंजेस जो रहते हैं, किसका रूपांतरित रूप है? पॉइजनस फेंजेस ऑफ द स्नेक्स आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैंडिबल टीथ, कैनाइन टीथ, पैलेटल टीथ या फिर मैक्सिलरी टीथ। तो कौन से जो दांत होते हैं जो क्या, जिनसे क्या होता है? जहर निकलता है, पॉइजन निकलता है स्टूडेंट, क्या होता है वो? जंभिका दंत यानी कि मैक्सिलरी टीथ होते हैं, जो अंदर से खोखले होते हैं और जो क्या करते हैं? पॉइजन उनमें से फ्लो होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस? रेड ब्लड सेल का हमें पता है, दे डोंट कंटेन न्यूक्लियस। मोनोसाइट्स कंटेन, प्लेटलेट्स नॉट कंटेन। तो राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी। प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, दोनों में ही क्या नाभिक नहीं होता है। लाइसोसोम्स के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स? तो लाइसोसोम्स हमें पता है सुसाइडल बैग्स होते हैं, जो कि कोशिका को निकल जाते हैं, खा जाते हैं। तो इनका जो निर्माण है कोशिका में कौन सी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो करती हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी अपैरेटस में जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ईआर अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्जी उपकरण, ये दोनों मिलकर ही इसका निर्माण करते हैं। दोनों मिलकर कैसे करते हैं कि जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं, गोल्जी उपकरण, ये क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स, है ना, लाइसोसोम की संरचना का निर्माण करते हैं। जबकि ईआर क्या करते हैं? एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस एंजाइम्स फॉर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, जो लाइसोसोम कंटेन करके रखता है, उसके लिए एंजाइम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा। इसीलिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइसोसोम के फॉर्मेशन में। लीवरवर्ट क्या है? व्हाट इज लीवरवर्ट? क्या ये यकृत की एक परजीवी जंतु है, पैरासिटिक ऑन द लीवर, या फिर यकृत पर संक्रमण करने वाला जीवाणु है, लीवर इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, या एक पौधा है जिसके पुष्पों की आकृति यकृत जैसी होती है, प्लांट हुज फ्लावर आज लीवर शेप, या फिर एक स्थलीय पौधा जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, इसमें डिवाइड नहीं होता। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी, ये एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से परजीवी पौधे की पहचान करें। आइडेंटिफाई द पैरासिटिक प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पैरासिटिक प्लांट, परजीवी पौधे, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे या दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो परजीवी होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। तो इनमें से कौन सा है? क्या घटपर्णी है, फीचर प्लांट जिसे कहा जाता है, अमरबेल, कसकट्टा या फिर अमरबेल ही इसे कहते हैं, सूरजमुखी, सनफ्लावर या फिर ब्लेडर वॉर्ट। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? अमरबेल जो है वो अपना पोषण जिसके ऊपर भी फैल जाती है वहीं से लेती है, इसलिए क्या है? परजीवी प्लांट है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स? तो प्रोटीन्स के अच्छे सोर्स जितने भी सीरियल्स होते हैं ना स्टूडेंट, दालें जो होती है वो होती है। तो राइस जो होता है कार्बोहाइड्रेट, एप्पल विटामिन का सोर्स होता है। तो ये जो पीनट है वो दाल के कैटेगरी में ही लगभग आती हैं। तो मूंगफली जो है इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन।
निम्नलिखित रोगों में से किसका कारक वायरस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज्ड बाय अ वायरस? चलिए, तो डेंगू की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जो डेंगू होता है वो किसके द्वारा फैलता है? डेंगू वायरस, है ना, इसीलिए इसका नाम डेंगू रखा है। ये भी वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा, इसके वायरस का नाम भी इन्फ्लुएंजा ही है, इन्फ्लुएंजा वायरस। खसरा मिसल्स, ये मिसल्स जो है वायरस उसके द्वारा फैलता है। तो ये तीनों तो वायरस के। अब बात हो गई टीनियासिस की, तो टीनियासिस किसके द्वारा फैलता है स्टूडेंट? पैरासाइट्स के द्वारा। तो ये क्या है? पैरासाइटिक प्रॉब्लम है, ना कि वायरस से। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मनुष्य में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? विच ऑर्गन कंट्रोल्स द टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमन? क्या लीवर करता है, हार्ट करता है, या फिर लंग? तो हमारा जो कंट्रोल का पार्ट है हमारी पूरी बॉडी का, वो तो माइंड ही होता है, लेकिन माइंड में कौन सा पार्ट होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ द किंगडम मोनेरा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट इन्होंने दिया है, इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग बींग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। नहीं, सभी में प्रेजेंट नहीं होती है, कुछ में होती भी है और कुछ में नहीं होती है। एग्जाम्पल आपको बता दूं, माइकोप्लाज्मास, ये जो होते हैं इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, नहीं होती, इसलिए सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। तो ये क्या है? रॉन्ग है। नील हरित शैवाल इस जगत का उदाहरण है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस किंगडम। यस, जो कि क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस से अपना जो है भोजन बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो हम ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली वन, बोथ 1 and 2, या फिर ओनली 2, केवल 2? तो ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट, ये सभी जीवों के लिए करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है हमारा केमिस्ट्री का। 15 क्वेश्चन 16 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 36। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलयन करने पर किस नाम से जानी जाती है? रिएक्शन क्या होगी? व्हाट इज द डिसोल्यूशन ऑफ एन एसिड और अ बेस इन द वाटर इज नोन एज? किस टाइप की रिएक्शन है? क्या है? डीकम्पोजिशन है, न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगी। न्यूट्रल रिएक्शन एसिड और बेस दोनों की मिला के होती है, ना कि एसिड प्लस वाटर या फिर बेस प्लस वाटर। एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट, जब भी एसिड को पानी में घोला जाता है तो ध्यान रखिएगा, ये जो रिएक्शन होती है ना, इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि बहुत सारी जो एनर्जी है इस कंडीशन में, इस रिएक्शन में इवॉल्व होती है, निकलती है, इसलिए क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन एक यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? स्टिल इट इज़ नॉट अ कंपाउंड, इट इज़ अ मिक्सचर, है ना। ये क्या है? मिश्रण है। इट इज़ ऑल्सो मिक्सचर। और सैंड, रेत जो होती है, रेत ऐसा नहीं कि चाहे जहाँ पड़ी है उसमें कचरा वगैरह सब मिक्स है तो वो मिश्रण हो गया, उसकी नहीं, प्योर सैंड की बात कर रहे हैं। तो सैंड क्या है? एक कंपाउंड है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। शुष्क बर्फ का गैस में बदलने का परिवर्तन है द चेंज ऑफ ड्राई आइस इनटू द गैस। तो ड्राई आइस यानी कि सॉलिड है ना। ड्राई आइस क्या है? इट इज़ अ सॉलिड फॉर्म। और ये किस में कन्वर्ट हो रही है? डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। और सब्लिमेशन के ये एग्जाम्पल है, एक तो ड्राई आइस हो गया, कैम्फर हो गया, कपूर का जलना, वो भी ऊर्ध्वपातन है। एक आयोडीन जो है, आयोडीन भी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से ही गुजरता है। तो ये एग्जाम्पल इनके आपको याद रखना है, किसी का भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव्य के कथनांक में क्या परिवर्तन आता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू द इम्प्योरिटी। इस क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टूडेंट। तो अशुद्धियाँ मिलाने पर जो बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जैसे ही हम इसमें अशुद्धियाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि अशुद्धियाँ कुछ सिलेक्टेड ही इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे शुगर हो गया और इस तरह की जो सॉल्ट हो गया, इनको मिलाने से ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। कभी कभी कोई सी इम्प्योरिटी से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है डिक्रीज़ भी हो जाता है।
तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये क्या है, बढ़ता ही है। लेकिन क्यों बढ़ता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, इम्प्योरिटीज के कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, और जितने ज्यादा वेपराइज होंगे उसको टेम्परेचर भी कम देना पड़ेगा। और अगर इम्प्योरिटीज इसमें ऐड कर दी जाएगी, अशुद्धियां मिला दी जाएगी, तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, या डिफिकल्ट होंगे वेपराइज होने में, वाष्पित होने में इसको प्रॉब्लम होगी। इसलिए इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा गर्म करने के लिए लिक्विड को, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द 92U238 यूरेनियम। ये यूरेनियम का समस्थानिक है, इसमें आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने, तो मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ 92U238। ये नीचे जो होते हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या होता है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। और हमें पता है कि जो मास नंबर है यानी कि द्रव्यमान संख्या है वो किसके बराबर होती है स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, किसके बराबर होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और अब द्रव्यमान संख्या 238 गिवन है, तो प्रोटॉन जो नीचे लिखा हुआ वो प्रोटॉन होगा, कितना 92। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ से आ जाएंगे, माइनस कर दीजिए, 238 माइनस 92 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, कितने आएंगे यहाँ पर, 146 न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक, फॉस्फोरिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। तो टोमेटो में एक नहीं बहुत सारे एसिड प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सिट्रिक एसिड भी होता है, सिट्रिक, मैलिक, एस्कॉर्बिक एंड ऑक्जेलिक, इतने सारे एसिड प्रेजेंट होते हैं टोमेटो में, टमाटर में। लेकिन जो मेन एसिड है वो कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन ही ये है कि हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के साथ जुड़ना, इन ये जो है दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से, वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्वियसली होता ही, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसमें होता है। अमोनिया में हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबाउ कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन से संबंधित है। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर रिलेटेड टू विच, बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो जब आइस पिघलती है, पिघलने के लिए टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, तब जाके ये क्या होती है, मेल्ट। तो मेल्टिंग बता दूं आपको, मेल्टिंग, बॉइलिंग, वेपोराइजेशन, ये सभी प्रोसेस जो है, वाष्पीकरण, गलन, उबलना, इन सभी के लिए क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऊष्मा की ज़रूरत होती है, इसलिए सब ऊष्मा को अवशोषित करती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है। तो बर्फ़ का पिघलना भी क्या है, एक मेल्टिंग हो रहा है, दैट मीन्स ये भी क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठोस लवणों का पिघलना, मेल्ट हो रहे हैं ये, तो ये भी क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वेपोरेशन भी ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो राइट आंसर क्या हुआ, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव आर द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क द मेन और ऑफ द एल्यूमिनियम इज। तो मेन, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन और बहुत बार बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा गया है, आर्मी के एग्जाम में स्पेशली क्वेश्चन फेवरेट है। एल्यूमिनियम का और जो है क्या होता है, बॉक्साइट होता है। गन मेटल मिश्रित रूप से है, गन मेटल इज अ मिक्सचर ऑफ, किस किस से मिलकर बनी है गन मेटल, गन मेटल में कॉपर होता है स्टूडेंट, टीन होता है और जिंक। तो राइट आंसर क्या होगा, तांबा, टीन और जिंक, कॉपर, टीन एंड जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया मिश्रण है, एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ। तो एक्वारेजिया किसका मिक्सचर है स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, HNO3, इट इज अ नाइट्रिक एसिड, इट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी दे सकते हैं, वो HCl+3 HNO3। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो होता ही होता है, लेकिन रेशो का भी ध्यान रखना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। रेशो हमेशा 3:1 होना चाहिए, जिसमें 3 रेशो HCl का और 1 रेशो नाइट्रिक एसिड का होना कंपलसरी है। दिस इज नॉन एज एक्वारेजिया अम्लराज। तो राइट आंसर क्या होगा, 3 HCl एंड 1 नाइट्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
अल्फा बीटा और गामा किरणों की भेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर का अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हाई से लो तक आपको जाना है। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा की होती है, देन बीटा, देन अल्फा। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, गामा बीटा एंड अल्फा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्टूडेंट अगर नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और बिल्कुल डीप में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर बैच चलाई जा रही है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल डीप में मैंने पढ़ाया है, जिसमें लो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया है। किसी भी लेवल का अगर पेपर एग्जाम में आता है तो इस बैच को अटेंड करने के बाद आप किसी भी लेवल का पेपर अगर एग्जाम में आए तो उसको अटेंड कर सकते हो। और इस बैच की खास बात यह है कि ये आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश। तो दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपको पूरी कंप्लीट थ्योरी, हर एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई जाती है और और थ्योरी पढ़ाने के बाद इसमें आपको एमसीक्यूज यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जितने भी बनते हैं टॉपिक से रिलेटेड वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो आप थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। फिर भी अगर इस बैच से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो हमारा डिस्प्ले हो रहा है व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और एक निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में किसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट, एसीटिलीन का। और एसीटिलीन का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, पता होगा, हाइड्रोकार्बन अच्छे से पढ़ा होगा। तो क्या है, C2H2। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट हमारा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं स्टूडेंट उसमें कौन कौन से हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट कौन सा जो है फर्टिलाइजर की कैटेगरी में आता है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर, नाइट्रेट फर्टिलाइजर की कैटेगरी में आता है ये। और यूरिया कौन सी कैटेगरी में आता है, अमाइड फर्टिलाइजर। और सुपर फास्फेट ये भी केमिकल फर्टिलाइज़र का एक एग्जाम्पल है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र की जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उन सभी में ये सभी लाई करते हैं, लेकिन सोडियम सल्फेट जो होता है ये केमिकल फर्टिलाइज़र की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इट इज़ नॉट अ केमिकल फर्टिलाइजर, एक रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो स्टूडेंट इसी तरह से अगर आप और नर्सिंग असिस्टेंट के टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, ओरिजिनल टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।